भाजपा नेता रवि भदौरिया ने राजनीतिक हलकों में गरमाई बढ़ा दी ये ट्वीट करके कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उन्हें फोन करके बताया कि हम तो श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों को ही अपनी पार्टी में रखते हैं। जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ, क्या वाकई समाजवादी पार्टी के श्रीकांत त्यागी के पक्ष में यू टर्न लेने की राजनीति नैतिकता पर हावी हो गई है? क्या राजनीति में नैतिकता के कोई मायने नहीं रह गए हैं? क्या सामाजिक परिदृश्य को तोड़ने का राजनेताओं में कोई डर नहीं रह गया है? नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए पंचायत 24 के संपादक देवेंद्र शर्मा जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, मेरे साथ लीगल मामलों के एक्सपर्ट सुमित कुमार श्रीवास्तव जी हैं और मेरे साथ इस चर्चा को जन्म देने वाले रवि भदौरिया जी हैं। आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं इस परिचर्चा को आरंभ करूं, अगर आप इस परिचर्चा को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमें Facebook पर जरूर फॉलो करें। अब इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो सवाल ये है, ये आपसे वाकई किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था या ऐसी मन से लिख दिया आपने? जी सर्वप्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद इस डिबेट के लिए और सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, राजनीतिक हलकों में हमारे मतभेद अलग अलग पार्टी के लोगों से होते हैं, हाँ मनभेद नहीं होते हैं। तो हम अक्सर जो सभ्य किस्म के अपने साथी हैं दूसरी पार्टियों के, जी उनसे जी चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं, क्योंकि उनके भी अपने विचार हैं। हर पार्टी का अपना एक विचार होता है। ये अलग बात है कि आज देश में एक ही पार्टी है जिस जो अपने विचार पर टिकी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैंने ऐसे ही उनसे प्रश्न कर दिया, जो मेरे मित्र भी हैं बहुत पुराने, और वो आजकल समाजवादी पार्टी में है, उससे पहले कभी कांग्रेस ही हुआ करते थे। तो ये तो बदलते रहते हैं, विपक्षी वही है, सबका एक ही लक्ष्य है। तो जी जी उन्होंने मुझे कहा, मतलब कि, और वो बड़े हल्के अंदाज में कहा, मुझे समझ नहीं आया कि वो मजाक था या वो सत्य बोल रहे हैं। तो उनका हाँ कहना ठीक था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाली जो पार्टी है, वो एक महिला से अभद्रता करने वाले किसी नेता के पक्ष में जाके खड़ी हो, ये स्वाभाविक है। और जब उनसे किसी पत्रकार ने ये प्रश्न पूछा कि आप दूसरी महिला से क्यों नहीं मिले, तब उनकी मंशा वो स्पष्ट हो गई थी। क्योंकि उस श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी के पक्ष में तो मैंने भी ट्वीट किया था, और मुझे उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई कि एक महिला यदि अकेली है और उसके बच्चे रो रहे हैं, ऐसा कि उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था। तो उस पे एक मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए मैंने भी कहा था कि पुलिस को लगभग इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो दोषी है उसे पकड़े, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी एक अभद्र नेता के पक्ष में जाके खड़ी हो गई है, तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये उसी मानसिकता से है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो इस प्रकार के ठीक अपराधियों को संरक्षण देती हुई पार्टी है। ठीक है। मैं इस विषय पे अब देवेंद्र शर्मा जी को लाना चाह रहा हूँ। देवेंद्र जी ने आज एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा इस पूरे विषय पे, मैंने पढ़ा भी वो। देवेंद्र जी, ये क्या मौका परस्ती की राजनीति है, या ये नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है राजनेताओं की, या फिर एक दल विशेष की नैतिकता खत्म हो गई है? या मैं यूं कहूं कि जो अखिलेश यादव 27 तारीख को यहाँ नोएडा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि भाजपा गुंडों की पार्टी वो है, और नेक्स्ट डे वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक लेटर जारी कर देते हैं कि 9 लोगों का दल जो है देखने जाएगा, उस महिला से मिलने जाएगा, स्पेशली उस महिला से। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये जो रवि जी कह रहे हैं इसमें भी कुछ सच्चाई है या आपका कुछ और आकलन है? सर, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा सभी को प्रणाम। और मैं आपसे जी पूछना चाहूंगा, क्या इस परिचर्चा में समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि है या नहीं? सर, मैंने बहुत कोशिश करी आज कई लोगों को इस परिचर्चा में लाने की, मगर कुछ लोग समय देकर गायब हो गए हैं और कुछ क्योंकि लोगों ने सर, साफ मना मैं कर इस दिया। सवाल हाँ, जी इस सवाल को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो रवि सर हैं, उन्होंने जो बात कही वो पूरी तरह राजनीतिक भाषा में रची बसी हुई है। जी जी इसलिए चलिए, अगर समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो उनको जिस तरीके से बात करता हूँ, मैं उस तरीके से बात करता हूँ। जी जी एक समय था सर, किसी विद्वान ने कहा था जी कि समाजवाद दुनिया के अंदर ऐसी टोपी हो चुकी है कि जी वो जिसके भी सर पर रख दी जाए वो फिर जो फिट हो जाता है सर। तो नैतिकता की बात तो ये रही सर, जो आपका टॉपिक है। जी अब आते हैं दूसरी बात कि क्या आज वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति नैतिकता का किस स्टैंड पे रहती है?
तो सबसे पहली बात तो सर, वर्तमान की राजनीति में नैतिकता इतना फ्लेक्सिबल हो गया है, नैतिकता के पैमानों की दीवार इतनी दरक चुकी है कि हर आदमी नैतिकता की परिभाषा अपने तरीके से सेट करता है। जब लोकतंत्र के अंदर बहुमत नैतिकता के पैमाने तय करने लगे, जब किसी देश की राजनीतिक संस्कृति इतने निम्न स्तर पे चली जाए कि व्यक्ति निजी हित और सार्वजनिक हित में अंतर करना भूल जाए, तो सर फिर व्यक्ति अपने हित को सार्वजनिक हित से बड़ा करने के लिए जो प्रपंच रच ले, जो बात कह दे, वह सब नैतिकता के पैमाने पर, विशेषकर राजनीति में तो फिट बैठने ही लगते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं देवेंद्र भाई साहब। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जब एक सामान्य आदमी नैतिकता को दाएं बाएं करता है तो उसके लिए प्रावधान होते हैं, दंड होते हैं और बहुत सारे वही आ रहा था सर, मैं वही आ रहा था, आपने मुझे जी रोक जी दिया। इफ एंड हाँ, बट मैं वही होते आ रहा हैं। था। लेकिन एक राजनेता से या एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम अपने कुर्ते का रंग सफेद रखें, उस पर दाग ना लगने दें। मैं वही आ रहा था सर। जो अखिलेश यादव जी की जो बात हम शुरू कर रहे हैं चर्चा जिस विषय पर, अगर जी उसे हम वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक नजरिए से देखें तो यह बिल्कुल राजनीतिक या नैतिकता का बिल्कुल पतन है, निम्न स्तर है। जी लेकिन अगर इसको हम वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चूंकि हमाम में सभी लोग एक कतार में खड़े हैं, तो इसको बहुत बड़े गलत पैमाने पर हम नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस बात को आपके मैं हिसाब यही से, कहूँ, हाँ, आपके हिसाब से राजनीतिक तौर पे जो आज का माहौल है उसमें तो उसमें अखिलेश जी ने ये गलत सही। नहीं किया है, और अगर अच्छा, अखिलेश जी गलत है तो उनसे पहले बहुत गलत हो चुका है सर। ठीक है। मैं इस मामले पर अब राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय भी जो लोग थे उन्होंने दुर्योधन को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उन्हें राजनीतिक उस परिदृश्य में वो सब बिल्कुल वही लगा कि जो होना चाहिए था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मुंह सी लिए और बहुत सारे लोगों ने नजरें झुका ली। आज जो हो रहा है, क्या इस पर भी समय वही कह रहा है कि नजरें झुका ली जाएं, मुंह सी लिए जाएं? महाभारत की आपने बात की है तो इसे द्रौपदी के चीरहरण पर ना ले जा। द्रौपदी के चीरहरण के समय तो बहुत लोगों ने दुर्योधन को बहुत बुरा भला कहा। हाँ हाँ विदुर ने तो बिल्कुल बगावत कर दी थी उसी द्यूत क्रीड़ा सभा में। जी लेकिन मैं कहीं और ले जाऊंगा महाभारत। जी जी जब दुर्योधन ने कर्ण से ये पूछा कि आज तुम्हारे बाणों के सामने अर्जुन था हम्म तो तुमने तीर क्यों नहीं चलाए, उसने कहा कि मेरे तीर जब तक उसकी छाती तक पहुंचते तो उस समय सूर्य छिप चुका होता, तो इसलिए मैंने तीर नहीं चलाया। तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसी गलतियां तो बहुत सारी हमने भी करी हैं और उसने भी करी है। तो कर्ण बोला कि तुम मेरे मित्र हो लेकिन तुम राजकुल से आते हो, इसलिए तुम्हारी 100 गलतियां माफ हो। ओके। मैं जिस सूत पुत्र के रूप में यहाँ हूं, मुझे इतिहास किसी गलती के लिए क्षमा नहीं करे। तो अखिलेश यादव राजकुल से तो आ रहे हैं या? राजकुल से आने वाले जी लोगों के 100 दोष माफ, ओके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे का फिर से राजनीतिकरण हो गया है। नहीं तो अदालत भी ये कहती है कि जिस पर आरोप है उसको भी ट्रायल का समय मिलना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। बिल्कुल। अखिलेश यादव ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी के उत्पीड़न की संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए अपनी पार्टी के 9 सदस्यीय दल को वहां भेजा। इसमें कोई बुरी बात, इसमें ना तो श्रीकांत त्यागी का कोई समर्थन हो रहा है। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात अगर हम करें तो राजनीति कर रहे हैं, वो कोई चाट का ठेला थोड़ी लगाए बैठे हैं। ठीक है। तो राजनीति करने वाले अवसरवादी होते ही हैं। हाँ। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके पॉइंट को यहीं रोक रहा हूं, मैं लीगल पे आ जा रहा हूं क्योंकि आपने लीगल बात कर दी। सुमित जी, लीगल बात यहां पर एक आ गई है कि श्रीकांत त्यागी के साथ बड़ा अन्याय कर दिया जो ये पुलिस है उत्तर प्रदेश की। उसने जब वो फरार हो गए, जो भी उन्होंने बदतमीजी करी और उसकी इंतहा की,
तो उसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया, और उसके बाद पुलिस ने उनकी बीवी और उनकी मामी और उनके बच्चों के साथ बड़ा अन्याय किया। ये एक तर्क है, और इसको जी लेकर महापंचायत हो गई, भीड़ तंत्र जमा हो गया, इस बात की मांग की जाने लगी कि श्रीकांत त्यागी के साथ अन्याय हो रहा है। ये लीगल पॉइंट पे, नैतिक पॉइंट मैं अभी पत्रकारों से डिस्कस कर रहा था, राजनीतिक पॉइंट में राजनेताओं से पूछ रहा था, नैतिक पॉइंट में आपसे पूछ रहा हूं। जो बैरागी जी ने भी कहा कि नैतिक पॉइंट पे श्रीकांत त्यागी के पक्ष में कितनी चीजें हैं, मैं इस बात को स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की मांग पे सुप्रीम सॉरी जो आपका सेशन कोर्ट है, इसने बेल नहीं दी है। अब आप बताइए। जी देखिए, एक्चुअली इसमें जो घटना, जो एक उत्प्रेरक का काम जिसने किया है, जी जी वो घटना है वो ग्रैंड ओमैक्स में जो घटना हुई वो। जी जी तो वहां से उसमें बहुत कम सेक्शंस, वो तो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन और जो हर्ट है, वो सारे सेक्शंस हैं जो 323, 354 वगैरह जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, उनमें श्रीकांत त्यागी जी को बेल मिल चुकी है। हाँ गैंगस्टर एक्ट जो यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, उसके सेक्शन 2 में ये डिफाइन किया गया है कि कैसे किसके अगेंस्ट ये गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। जी 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 एक्चुअली ये पोजीशन है कि श्रीकांत त्यागी जी के खिलाफ 9 ऐसे घटनाएं हैं, 9 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, और उसके बेसिस पे अगर पुलिस ने उनको गैंगस्टर एक्ट में बुक किया है, और कल की ही बात है जब वहाँ नोएडा के कोर्ट ने उनकी बेल भी रिजेक्ट की है इसी ग्राउंड पे। ये जी। चीजें लोगों के पास क्लियर नहीं जा रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि ओमैक्स वाली घटना की वजह से ही श्रीकांत त्यागी जेल में है, ऐसा नहीं है। उस ओके। केस में उनको बेल मिल चुकी है, अच्छा। लेकिन उनके जो एंटीसीडेंट हैं, जो कृत्य हैं पूर्व के, जो 9 केसेस हैं, उनकी वजह से ये गैंगस्टर एक्ट लगा है और वहां उन्हें बेल नहीं मिल रही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सुमित जी इसमें कि जो ये भी सारा गैंग, पूछा जाना चाहिए, इसमें सर ये एक मिनट, पूछा जाना चाहिए जी जी कि इस घटना से पहले ये 9 एफआईआर थी, जी, तब पुलिस गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा रही थी। हाँ मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था सुमित जी। बेसिक जी सवाल ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि सारा समस्या एक प्रोग्राम से हो गया, एक घटना से हो गई, जबकि सच ये है कि उसके पीछे एक पूरी चेन है। लेकिन पुलिस इस घटना के बाद ही एक्टिव हुई, इससे पहले क्या भाजपा से संरक्षण मिल रहा था उसको? देखिए, ऐसा है कि हर घटना, जहां भी कोई कार्रवाई होती है ना, उसके पहले बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जी और जी कोई एक उत्प्रेरक होता है। आप देखिए, जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, अगर आप इतिहास जी देखें, उसमें जी जी। हर विश्व युद्ध का एक तात्कालिक कारण जरूर होता है। तो अच्छा। इससे आप ये कह सकते हैं कि इतनी चीजें चल तो रही थी, लेकिन इस हाँ घटना ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसके बाद ये सारी चीजें, सारी मशीनरी जो हैं वो जी जी एक्टिव हुई हैं, और ये सारे जो इनके कुकृत्य हैं या कृत्य जो भी है, ये तो देखिए, ये तो सब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकती है, केस टू जी केस। जी आगे चल के ये क्या प्रूव होता है, वेदर दीज केसेस आर प्रूव्ड और नॉट, ये तो कोर्ट के डोमेन में है। लेकिन ठीक अभी है। जो एलिगेशंस हैं, इन हम्म। एलिगेशंस के बदौलत ही इन पे गैंगस्टर एक्ट लगा है और उसमें इनको बेल नहीं मिल रही है। तो ये ठीक। न्याय अन्याय का फैसला जो है वो तो हाँ कोर्ट कर रही है। और जी मान जी। लीजिए कल को अगर ये आती है बात कि नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ है, तो लॉ में ये भी रेमेडी है कि उस अन्याय के लिए ये पुलिस पे भी एक्शन ले सकते हैं और सरकार पे भी एक्शन ले सकते हैं, कॉम्पनसेशन तक मांग सकते हैं। लेकिन ठीक अभी है। अरे जो स्थिति है, जी जी इस स्थिति में कोर्ट ने भी उनको बेल देने से अगर मना किया है, तो जरूर, और उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने ऑर्डर में कि इनके खिलाफ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इनको बेल अभी नहीं दिया जा सकता, आपराधिक और इतिहास मिला गैंगस्टर हो। एक्ट जो है जी अप्लाई जी। करता है, प्रेमा ठीक फेसाई है ये ठीक है। माना है मैं कोर्ट। मैं मैं जी जी मैं ही रोकता हूँ। अब मैं वापस देवेंद्र शर्मा जी के पास हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, आप इस मामले के बाद क्या कहना चाहेंगे कि क्या अखिलेश यादव जानबूझ के कुएं में कूद रहे हैं, या अभी भी आपका वो आकलन कि राजनीतिक लाभ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर, त्यागी और मुसलमान का उनको दिख रहा है, वो ज्यादा बड़ा है इस नैतिकता और लीगल पॉइंट के बाद? देखिए सर, राजनीति में कोई भी फैसला अपनी हाँ जीत सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है। हाँ हाँ हालांकि परिणाम ये तय करते हैं कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। जी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी जी कुछ जी इस तरह के प्रयोग हुए, जी कुछ ऐसे विवाद हुए, और एक ऐसा विवाद हमारे दादरी विधानसभा में हुआ। ये जी प्रयोग ही मैं तो कहूंगा जी जी सॉरी, ये
अचानक हुआ या प्री प्लान था, लेकिन जैसे भी हो गया, लेकिन इसे फिर प्रयोग के रूप में लिया गया मिहिर फेल हो भोज गया वो। प्रकरण जी को जी लेकर के। जी जी, वो फेल हो बहुत गया वो। गर्म रहा और इसको लेकर के बड़ा जबरदस्त रहा, लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन रिजल्ट बताते हैं कि ये, जब दादी की सीट ही सपा के हाथ से निकल गई और उन्हीं लोगों ने इस वजह से मुद्दा बना के चला, हालांकि शुरुआत कहीं से भी हुई हो, तो कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन फिर परसों, भी हम ये नहीं कल कह ही सकते। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। कल ही एक राजकुमार सेकंड। भाटी जी को उस 2 तारीख के प्रकरण के लिए, जो उन्होंने बड़ी एक वो करी थी कोविड के नाम पे, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। जी। तो जी लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि संभावनाएं समाप्त हैं। किसान आंदोलन के बाद जो वो परिस्थितियां बनी है सर, उसको देखते हुए और जैसा यू टर्न अखिलेश यादव के लिए लिया गया है, उससे लगता है कि 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। जी और जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में सर एक चीज बड़ी देखने में आई है, चाहे किसी को नफा हुआ हो या नुकसान, जी लेकिन लगभग एक दशक से हाशिए पर चली गई आरएलडी, जिसने जी अपनी जी, परंपरागत सीट बागपत और मुजफ्फरनगर भी हार गई, उसको जरूर फायदा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और वह आरएलडी अपनी इस फायदे के पीछे एक गठजोड़ को मान रही है, जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद गठजोड़ लगभग उसका परंपरागत वोट बैंक टूट गया था। जी यानी कि आरएलडी के जीत के पीछे बड़ा हाथ होता था जाट और मुस्लिम वोटरों का, जी। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के तो बाद सर, जाट और मुस्लिम मतदाता मैं रोक रहा हूँ सर। जैसे ही। हाँ, मैं रोक रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव को यही जाट मुस्लिम का जो गठजोड़ आरएलडी के पास जाता हुआ दिख रहा है, ये अपने लिए फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है? बहुत शॉर्ट में। अगर फेवरेबल हो तो वो ना दिख रहा होता सर, तो जयंत चौधरी को अपने कोटे की सीट से राज्यसभा ना भेजा गया होता। बिल्कुल। अब मैं ये रोक रहा हूँ आपको। रवि जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप है, कि आरोप तो नहीं है खैर, आपने पूरी जाति की राजनीति को धो दिया है आप लोगों ने। आपके हिसाब से जाति की राजनीति कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुसलमान, गुजर और अब त्यागी, इन जातियों के बलबूते आपको 2024 में रोकने की कोशिश हो रही है। ये जो त्यागी वाला प्रकरण है, अखिलेश यादव का यू टर्न है, जिसपे आपने ट्वीट भी लिखा, क्या ये सब उसी की आगे की तैयारी है? देखिए आशु भाई, मैं तो अभी इतने गुणी जन हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं और एडवोकेट साहब सुमित जी की भी मैं बात सुन रहा था। एक जी बात तो तय है, ये बात जी सबने मानी है कि अखिलेश जी ने प्योर राजनीतिक कारणों से ये निर्णय लिया। जी जी और आपका प्रश्न भी उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जी। भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है, ये हाँ हाँ। सर्वमान्य सत्य है। क्योंकि यदि कोई भी पार्टी जाति की राजनीति करती है, वो हम्म, हाशिए पे या तो चली जाती है या किसी एक इक्का दुक्का राज्य में सिमट जाती है। तो हाँ हाँ भाजपा सर्वविदित है, सर्वमान्य है। तो हाँ अब ये कितना भी जाति की राजनीति कर लें, अब अगर जाट और मुस्लिम वोट बैंक या जाट गुजर वोट बैंक, अभी देवेंद्र जी ने बताया कि सम्राट मिहिर भोज वाला जो प्रकरण हुआ था, उसमें ऐसा लगा था कि पूरे प्रदेश भर के गुजर समाज के लोग भाजपा का विरोध कर देंगे और दादरी को हमने जी जी रिकॉर्ड मतों से जीता है, जहाँ पे जी सबसे ज्यादा गुर्जर समाज के वोट माने जाते हैं। जी देखिए, बार बार हिंदू समाज को जाति के आधार पे विघटित करने के जो कृत्य होते हैं ना, उसमें हम्म, सबसे आगे कांग्रेस, सपा, बसपा, इस तरह की पार्टियां रहती हैं, जिनको हम्म, डर है कि जिस दिन हिंदू एक हो गया, उस दिन इनका हम्म, सूपड़ा साफ हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। तो अभी हम्म, अखिलेश जी बचे हैं दे देकर। जैन हम्म, जी ये बुझते हुए दिए वाली पार्टी है, इस बार थोड़ा सा उनको संबल मिल गया कुछ हम्म, एक पक्ष की नाराजगी के बूते पर। 24 में ये लेकिन सारे के लेकिन सारे साफ हो जाएंगे। जी जी, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ रवि जी। जी बार बार ये देखा जा रहा है कि भीड़ तंत्र के कारण भाजपा की जी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। और ये श्रीकांत त्यागी प्रकरण भी लगभग वैसा ही था, कि हम भीड़ ले आएंगे, हमारे बंदे पे केस कम कर दो। महेश शर्मा जी को फोन आ रहे हैं, उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार उनको घेरा जा रहा है। एक, ये तो क्या ये भाजपा ने घुटने टेक दिए भीड़ तंत्र के आगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक मैं साफ साफ बोलता हूँ, मेरे दो पत्रकार बंधु भी यहाँ बैठे हैं, ये तो एक गठजोड़ है जो विपक्ष का, हम्म, उसकी राजनीति है। जो ये ऑडियो वायरल होना या कुछ एक पोर्टल जो इसको लिख देते हैं और हम्म। इस बात को हवा में उछालते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरी तो पत्रकारों से मित्रता ज्यादा है। आपकी पार्टी के एक विधायक जी का भी नाम आता है उसमें, तो फिर क्या कहें? नहीं नहीं, देखिए वो तो राजनीति करने वाले तो को लगाएंगे ना। अब सब कुछ, अब हर जगह हम ही हैं, अब हर जगह हम हैं, हर हर जनप्रतिनिधि हमारी पार्टी से है।
तो लोगों को तो मौका चाहिए, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। ऐसा होता तो हमारी पार्टी इतने आगे नहीं होती। खैर, मैं उस विषय आंसू पे अभी सर, नहीं जा रहा। आंसू सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा रवीश भाई की बात पर। जी जी। ये तो सही है कि जिले में जिले में इनकी पार्टी का विरोध करने के लिए विपक्ष बहुत दमदार नहीं है, लेकिन बिल्कुल यह भी सही है कि पार्टी के अंदर बहुत दमदार विपक्ष खड़ा हो गया है। बिल्कुल, ये पिछले वही मैं पूछता रहा था। पिछले एक दशक में सबसे मजबूत विपक्ष अब की बार पर जो खड़ा हुआ है पार्टी के अंदर, जो पार्टीबाजी लॉबिंग होती है, पक्ष विपक्ष होते हैं पार्टी के अंदर, पिछले एक दशक का सबसे मजबूत मतलब लॉबिंग या विपक्ष तैयार है सर। जी जी देखिए, वो पत्रकार हैं, स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए। लेकिन मैं जी। आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विचार पे बनी हुई पार्टी है। जो संघ हाँ। से हमें जो विचार मिले, जो हिंदुत्व की हमारी जो विचारधारा है, उसके हम्म, पक्ष, उसके विचार पे टिके होने के कारण यहाँ पे कभी फूट नहीं होती है। कभी भी हम्म। देखिए, भाजपा के एमएलए नहीं बिकते, भाजपा के एमएलए नहीं भागते, इस तरह नहीं, की बातें आपने देखी होंगी। वो तो और जो खरीदने का गुटबाजी है इल्जाम ही ना आप पे है। नहीं नहीं, खरीदने का इल्जाम ही आप पे, तो बिकेंगे कहाँ से सर, कैसे? तो फिर बिहार में किसने खरीद लिए? बिहार में किसने खरीदे? देखिए, राजनीति में जाएंगे तो अब सब जगह हाँ, हमारी सरकार है, तो हम क्या ठीक कर है सकते हैं? ठीक है जनता ठीक हमें है। चाहती है। और जी दूसरा जी। दूसरा मैं बताता हूँ, ये जो गुटबाजी वाली बात भाई साहब ने कही है, ये विपक्ष के द्वारा गढ़ी हुई बातें हैं, और ठीक उनके है, चंद हम हमें पत्रकार बंधुओं के द्वारा गढ़ी हुई बातें हैं। टॉपिक पे उनकी रहते पार्टी हैं। है। हाँ। हाँ, टॉपिक पे रहते हैं। क्या भाजपा ने घुटने टेक रखे हैं ये भीड़ तंत्र के आगे? चाहे ये किसान नहीं, आंदोलन बिल्कुल हो, नहीं, चाहे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, भीड़ ओके। तंत्र को, ये आज से नहीं है ये। जो मेरा ऐसा मानना है, जितना मेरी समझ है, हो सकता है मुझसे गुणीजन मुझे सही करेंगे, जी। ये जेपी आंदोलन से लोगों के अंदर ऐसा आ गया कि एक जेपी आंदोलन, और वो बहुत अच्छे कॉज के साथ हुआ था, मैं आज भी उसको बड़ा सराहता हूँ। जी वो जी। जेपी आंदोलन के समय से ही ऐसा एक व्यवहार में आ गया कि आंदोलन होगा, आंदोलन से फिर हमें राजनीति का मौका मिलेगा, जिसका लेटेस्ट उदाहरण केजरीवाल जी भी है। तो लोगों को लगता है कि भीड़ के द्वारा हम नेतागिरी कर लेंगे, और विपक्ष को लगता है कि भीड़ के द्वारा सरकार को अस्थिर करके हमारे चांस बढ़ जाएंगे। तो ये ठीक है राजनीति में स्वतः होता आया है, और ये होता रहेगा, इसको आप और हम रोक नहीं ठीक है सकते। ठीक है। मैं बैरागी जी को ला रहा हूँ। बैरागी जी, भीड़ और आंदोलन, उसका फायदा अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का काम ही है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे का फायदा उठाए जो जनता जिस बात पे नाराज है। लेकिन जो कहीं ना कहीं, जी, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी अपने हाथ जलाएंगे जैसे उन्होंने पिछले चुनाव में हाथ जलाए हैं? क्योंकि जब तक आप रोटी गर्म कर रहे होते हैं तब तक आपको एहसास नहीं होता, तब तक तो आपको लग रहा होता है कि भाई रोटी सिकेगी, बड़ी बढ़िया बनेगी। जब वो बन के आती है तब पता लगता है कि हाथ जल गए, रोटी नहीं सिकी, जैसा कि हमने 2022 में भी देखा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा हो नहीं, त्यागी मामले पर भी वापस ये जाटों की, गुजरों की तरह और जाटों की तरह जो है, इनको धोखा दे देंगे और ये वापस अकेले रह जाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो जो आज सत्ता में है हम्म, वो भीड़ के जरिए ही सत्ता में है। बिल्कुल सही बात। तो भीड़ तो माध्यम है सत्ता का। जी। अखिलेश भी उसी भीड़ को कलेक्ट करने का, संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म, और ये एक राजनेता के तौर पर कोई गलत प्रयास नहीं है। जी। इसके परिणाम क्या होंगे, इतना बड़ा ज्योतिषी तो कोई नेता नहीं हो सकता है कि उसके परिणाम आगे चलकर क्या आ जाएंगे। हम्म, जो लोग एक वर्ष तक दिल्ली की सीमाओं को घेरे पड़े रहे और उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग गांव में आए तो उन्हें पीट कर भगा दीजिए, उन्हें गाली दीजिए, भगा दीजिए, वो जी। अपने गांव में भी वोट भाजपा को देने से नहीं रोक सके। ये लोकतंत्र की ताकत जी। कि भीड़ क्या समझती है। आप आंदोलन कर रहे थे, आपके मुद्दे सही थे या गलत थे, सरकार को आपने झुका लिया, हम्म, लेकिन सरकार के तौर पर भीड़ को कौन पसंद है, ये हम्म, भीड़ ने बता दिया। जी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन इसमें अखिलेश ने क्या गलत किया? अखिलेश नहीं, ने वही मेरा किया जो मैं एक राजनीति, मैं गलत और सही की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नैतिकता, राजनीति और अवसरवादिता की नैतिकता बात कर की रहा हूं। बात यह है कि अखिलेश ने 2000 अपने पिता की बातों संभवतः को चरितार्थ किया संभवतः है। 2008 में जी जी 2008 में जब यहाँ D5 कोठी में जी नरकंकाल मिले थे, जी जी जी। आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया था। हम्म, उसके कुछ समय बाद शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर आए नोएडा में, कुछ हफ्ते जी 10 दिन के अंतर से ही आए थे। जी जी। और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि जी इतनी बड़ी घटना हो गई, आप क्या कहेंगे? बोले ये छोटी मोटी घटनाएं होती हैं।
ठीक। मैंने उस बात के लिए शिवपाल यादव को इसलिए क्षमा कर दिया, मैं व्यक्तिगत तौर पर जो क्षमा किया मैंने, कि मैं शिवपाल यादव को कोई बौद्धिक नेता नहीं मानता। ओके, तो उन्हें लगा होगा। जी जी जी, मैं ही रोक रहा हूँ। मैं जी देवेंद्र जी, अब ये क्या मतलब ये मानना पड़ेगा कि जैसे बैरागी जी ने कहा कि भाई शिवपाल यादव को मैंने इसलिए क्षमा कर दिया कि मैं उन्हें बौद्धिक नहीं मानता, और कुछ समय बाद हम अखिलेश यादव के लिए भी यही कहें कि भाई इनको क्षमा कर दिया हमने क्योंकि इनसे उम्मीदें ही नहीं थी, तो नैतिकता की उम्मीदें नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं माने। सर मैं अपनी बात को फिर वहीं से कहता हूँ कि नैतिकता के पैमाने कितने बड़े हैं और कितने छोटे। अखिलेश यादव को क्षमा करना होगा या उन पे कोई फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा, ये तो उनकी रणनीति कितनी सफल होती है ये तय करेगी। अगर मतलब वो इस रणनीति के अगर आधार चुनाव पर हाँ, चलकर हाँ, जीतते हैं तो एवरीथिंग फेयर, वो ठीक थे। हाँ, और अगर हार जाते हैं तो वो महसूस हाँ, भी करेंगे शायद मैं नैतिक रूप से गलत हो गया, शायद मेरी हाँ। रणनीति में चूक हो गई। ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे सर। लेकिन सर दो अभी बार आपने हारने एक के सवाल, बाद नहीं जी, 2 बार हारने के बाद भी अगर उन्हें एहसास नहीं हो रहा है तो फिर कितनी बार के बाद एहसास होगा? मैं देवेंद्र शर्मा जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ जी। कि हाँ जीत सर। तय करती है कि रणनीति कैसी थी। ओके। हाँ लेकिन शर्मा सर जी, आप आप कुछ कह रहे दो थे? हार की हाँ, बात कर रहे हैं तो अब भारत की राजनीति में आपके सामने राहुल गांधी हैं, 19-20 हार लिए हैं, तो फिर तो हाँ। वो बहुत पैमाना उनका छोटा है बिहार नहीं का। नहीं, लेकिन 45 लेकिन अभी लेकिन पैतालीस नहीं नहीं, चुनाव हाँ, हारे हैं, नहीं नहीं, उन्हीं की लेकिन राहुल पार्टी ने राहुल घोषित सर किया। एक जी मिनट, जी, एक मिनट, मैं राहुल दूसरी बात पे आ रहा हूँ जी सर। एक जी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर। जी जी अभी यहाँ पर एक बात आई थी भीड़ तंत्र को लेकर। जी सर देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र के अंदर भीड़ एक माध्यम है सत्ता तक पहुंचने का, जी और जी आप भीड़ को, उनकी विचारों की अभिव्यक्ति को शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी रवि भाई ने कहा था जेपी आंदोलन से लेकर के हम यदि राकेश टिकैत के किसान आंदोलन तक का देखें तो उसमें एक बदलाव हम देखते हैं कि जेपी आंदोलन या उस समय के आंदोलन होते थे जनताोन्मुख, जनता के लिए होते थे सर। वह इन्फ्लुएंस करना चाहते थे जनता को, और जनता फिर सत्ता को सबक सिखा देती थी। लेकिन अब वर्तमान में आंदोलन सीधे सीधे सत्ता से टकराते हैं। पब्लिक को कितने इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं ये चीज महत्वपूर्ण नहीं हो पा रही है। और जनता जब देखती है कि आंदोलन का उद्देश्य बदल रहा है तो वह रिजल्ट इस तरह के देती है कि दिल्ली 1 साल तक किसान घेर के बैठे रहते हैं और फिर भी बीजेपी जीत जाती है। बहुत सही पॉइंट पे अब आप लाए हैं। मैं इस बात में सुमित कुमार जी को ला रहा हूँ। सुमित जी, एक आम नागरिक के तौर पे आपको क्या लग रहा है, आंदोलन आजकल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कारक बन गए और उसको आम आदमी इग्नोर कर देता है, भले ही आप चाहे 1 साल तक बैठे रहें? देखिए, आम आदमी परेशान तो होता ही है, हाँ, लेकिन और आम आदमी राजनीतिज्ञों की ओर ही देखता है, वही कुछ कर सकते हैं और इस लॉग जैम को हटा सकते हैं। हाँ। अदरवाइज आम आदमी क्या कर सकता है नहीं यहाँ नहीं, पे? मैं इस सवाल को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए। क्या जो आज के आंदोलन करता हैं, जो अभी शर्मा जी भी कह रहे थे कि उसमें जनहित की जगह निजी हित ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो आम जनता से नहीं जुड़ पाते, भीड़ तो इकट्ठी हो रही है मगर उससे आम जनता इन्फ्लुएंस नहीं हो रही, जैसे जेपी में हुए या अन्ना में हुए? क्या ऐसा है? देखिए, ये तो प्योरली एक सामाजिक और राजनीतिक सवाल है। इससे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है ठीक है बड़े ठीक है, लोग मैं यहाँ बैठे हैं। मैं ठीक बस है एक ठीक है। बात कहना चाहता हूँ। जी जी अभी जी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बड़ी अच्छी बात कही हाँ कि नेवर कंफ्यूज लॉ विद जस्टिस, हाँ हाँ बट इज जस्ट मे हाँ नॉट ऑलवेज बी लीगल। हाँ हाँ। तो न्याय और कानून एक नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें जहां न्याय की बात होती है, हो सकता है कानूनी तौर पे वो सही ना हो, जी है जी ना? तो इस मुद्दे में भी जहां इतनी राजनीति चल रही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्ट न्याय कर रही है, लोग उसकी ओर देखें और जी जी। धैर्य रखें, इस पे राजनीति ना करें, वो ज्यादा ठीक बेहतर है। कानून को अपना काम करने दें। और ठीक। पुलिस के लिए भी एक कॉशन नोट है कि वो हम्म, भी अपनी लिमिट को तोड़े ना। क्योंकि ठीक। जैसा मैंने भी सुना और हमारे रवि जी भी कह रहे थे कि वो महिला जो उसकी पत्नी है उसकी कोई गलती नहीं है, अगर पुलिस ने कुछ भी ज्यादा अपनी लिमिट को क्रॉस किया है तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन फैक्चुअली क्या बात है, क्या हुआ है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन और इंक्वायरी, अगर उसने कोई कंप्लेंट की है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक बस। ठीक। अब मैं इसको कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। रवि जी, 30 सेकंड आपके पास है। मैं चाहता हूँ ये समझना कि क्या आज की राजनीति में
नैतिकता की कोई जगह नहीं रह गई है, सिर्फ जीतना महत्वपूर्ण है, जो बीजेपी के लिए भी हमेशा रहा है टारगेट पे। एक चुनाव जीतती है फिर दूसरे पे आ जाती है। देखिए, राजनीति में हम सेवा करने आए हैं और सेवा के का माध्यम सत्ता है, जिसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। लेकिन मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। अब वो समय आ चुका है जब हम जातिगत आधार पर वोट और चुनाव का विश्लेषण करना बंद कर दें, क्योंकि पिछले कई चुनावों में भारत की जनता ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता ने यह जता दिया है कि जातिगत आधार पर वो वोट करना बंद कर चुकी है। नहीं, सिर्फ मैं नैतिकता उस पर बात कर रहा हूँ। 10 सेकंड दे, टाइम क्लोज है जी, नैतिकता तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भाजपा जाति की राजनीति करती नहीं है, तो इसलिए उससे ये प्रश्न वाजिब है नहीं, जैसा आपने पूछा। बाकी ठीक। और पार्टी के विषय में मैं क्या बोलूं। ओके, तो मैं इस डिबेट को, परिचर्चा को आज इसी नोट पे खुला छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सर टाइम क्लोज हो रहा है। मैं 1 सेकंड बोलूंगा जी जी। कि ये जब तक तहसीलदार जाति का प्रमाण पत्र बनाकर देता रहेगा तब तक जातिगत राजनीति ठीक, होती रहेगी। होती, नंबर ठीक है। 1 नहीं सेकंड सर, प्लीज। सर क्लोज हो रहा है, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा सर, ओके। क्लोज हो जाएगा। तो मैं ये आज मान रहा हूं कि इस नोट पे से खुला छोड़ रहा हूं चर्चा को, क्योंकि अवसरवादिता या राजनीति में जीतने की महत्वाकांक्षा के आगे नैतिकता आज शून्य हो रही है। इसीलिए श्रीकांत त्यागी के पक्ष में महापंचायत हो जाती है। इसीलिए बार बार सिर्फ एक महिला का नाम लेने के बाद श्रीकांत त्यागी के